फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशु शर्मा। हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपसे ये सोचिए कि जो फंक्शंस है वो आपका मैथमेटिक्स का बेस होकर चलते हैं। जहाँ भी आप बात करते हो वहाँ पे आपको डायरेक्ट एक मैपिंग दी जाती है। तो मैपिंग होती क्या, आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद हम कंटिन्यू पूरी सीरीज केवीएस एनवीएस के लिए मतलब टॉपिक थोड़ा सा हम टॉपिक के बारे में बताएंगे। उसके बाद उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं केवीएस से रिलेटेड, DTPLS से रिलेटेड, एनवीएस से रिलेटेड, स्टेट्स के, तो वो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहले मेरी थ्योरी है कि पहले आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में कहीं भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अगर पहले प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। उसको स्किप कर करके देखने से अच्छा है कि आपको कोई ऐसे पॉइंट स्किप कर जाओ जो आपके क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हो। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसको एक प्रॉपर वे से पढ़िए ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो और आपको PYQ सोल्व करने में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप सो आपको मेरी कंटेंट या मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? हम जनरल अपनी डेली बेस की लाइफ में भी रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन हमारे भाई बहन का रिलेशन होता है, मदर फादर के साथ रिलेशन होता है, ब्रदर्स के साथ रिलेशन होता है, और भी रिलेटिव्स होते हैं, अंकल आंटी, मतलब बहुत सारे रिलेशन पढ़ते हैं हम। हमारा खुद के साथ खुद का भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, हम जो भी डेली लाइफ के रिलेशन होते हैं उन्हीं से रिलेट करके कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले रिलेशन के लिए आपने पढ़ा होगा रिलेशन होता है क्या। पिछले 2 वीडियोस में जो स्टार्टिंग के वीडियो थे उसमें मैंने आपको सेट थ्योरी के बारे में बताया होगा। जो सेट होता है इसके अंदर हमें सबसे पहले कितने सेट्स की जरूरत पड़ती है। लेट A and B आर 2 नॉन एम्पटी, मतलब तो ऐसे सेट लेंगे जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे। ठीक है, तो हमने एक सेट लिया, एक सेट 2 सेट्स को एक रूल के हिसाब से जोड़ने की कोशिश की। मतलब हम जब रिलेशन बनाते हैं, अपना कोई रिलेशन होता है तो हमारे बीच में एक रूल होता है। मतलब बर्थ से हम एक रूल के हिसाब से जोड़ दिया जाता है कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी मदर है, वो मेरे फादर है। तो मतलब आपको एक रूल के हिसाब से जोड़ दिया जाता है, वरना आपको ये नहीं पता होता कि वो है कौन। लेकिन जब आपको एक रूल बता दिया जाता है कि ये आपके अंकल लगेंगे तो आप उसका एक रूल के हिसाब से उसे एक अंकल कहना शुरू कर देते हो। वैसे ही आपके पास 2 सेट्स होते हैं, सेट A और सेट B। जब आप उनको एक रूल से जोड़ने की कोशिश करते हो तो जैसे एक ये रूल हो गया, एक सेट A है, एक B है। जनरल अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो जैसे जब शादी होती है, शादी के बाद मतलब आपको जब कोई 2 इंसान को एक रिलेशन में बांधना हो तो एक रूल बनाया जाता है, और मैरिज एक सबसे अच्छा रूल होता है इंसान का जो किसी 2 पर्सन को आपस में जोड़ता है। तो हम एक रिलेशन को एक रूल के हिसाब से जोड़ते हैं जब किसी 2 सेट्स को। ठीक है, वो F आपका किसका काम करता है, रूल का काम करता है। जब आप सेट A को सेट B से एक रूल के हिसाब से जोड़ते हैं, इसका मतलब सेट का हर एलिमेंट, मतलब सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, विच मतलब एक रूल से एक सेट के A एलिमेंट को एक रूल के हिसाब से सेट का एक B एलिमेंट एसोसिएट करते हो। मतलब एक रूल से सेट A का एलिमेंट लिया, उसके ऊपर वो रूल अप्लाई किया, उसके बाद आपने एक B का एलिमेंट एसोसिएट कर दिया। तो इसका मतलब जो आपने ये रूल बनाया ये आपने किससे जोड़ा, सेट A से सेट B के बीच में। तो इस रूल को आप क्या कहलाते हो, रिलेशन। ठीक है, हर एक रिलेशन हो तो डिफाइंड हो सकता है या फिर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब सेट A से B, A रिलेटेड टू B, इसको रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म से देते हैं, A। अगर जनरली आपको लिखना हो तो उसको लिखते हैं AB ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, सच दैट A रिलेटेड है किससे, B से। इसका मतलब जो A एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, A से, और जो B एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, आपका B से। ये आपके एक रिलेशन की फॉर्म होती है। फिर रिलेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिलेशन अच्छे से क्लियर है तो फंक्शन में आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करते चलिए ताकि आपको बेसिक्स में कहीं पर भी दिक्कत ना हो। एक दूसरी चीज़, आप रिलेशन को एक तरीके से और पढ़ते हैं कि रिलेशन होता आर डिफाइंड बाय, मतलब डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A से सेट B के ऊपर डिफाइंड हो सकता है। जो एक रूल होता है वो अगर सबसेट हो जाए, मतलब जो R है वो सबसे
सबसेट होगा किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ी होगी, नहीं तो मैं बता देती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आप टू सेट्स के डिफाइन करते हो, इसका मतलब आपको एलिमेंट हमेशा किसके अंदर उठाने होते हैं, ऑर्डर्ड स्फीयर के अंदर। पहला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका ए के अंदर से, और दूसरा एलिमेंट आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, बी के अंदर से। ए बी सच दैट ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका फर्स्ट एलिमेंट से, और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है सेकंड एलिमेंट। जो आपने यहाँ पे पेयर लिखा है, मतलब जो यहाँ पे आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा। अगर यहाँ पे आपको बी क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी जाए तो एलिमेंट बी ए की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दिस ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट्स होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास सेट ए और सेट बी दोनों कैसे कर दिए जाए, फाइनाइट सेट कर दिए जाए, मतलब सेट ए एंड सेट बी आपके दोनों कैसे हैं, आर फाइनाइट सेट। अगर ये आपके दोनों के दोनों कैसे हैं, फाइनाइट सेट हैं, तो आपको जो ए का और बी का ऑर्डर्स है, मतलब सेट ए का और सेट बी का जो ऑर्डर्स है आपका, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है। अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे सेट ए से सेट बी के बीच में, मतलब जैसे मेरी फैमिली में कितने रिलेशन होंगे, मेरी मदर के साथ, मेरे फादर के साथ, मेरी सिस्टर्स के साथ, मेरे भाई के साथ, मतलब जो भी आपके रिलेशंस होते हैं वो आपके अकॉर्डिंग कितने रिलेशन हो सकते हैं, मतलब आपको इसमें भी पता है और इसके भी, मतलब उसकी तरफ से भी जो आपका दूसरा मेंबर है जिससे आप रिलेशन ढूंढ रहे हो, और मेरी तरफ से भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो वो किसी टू के बीच की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो रिलेशन आपका 2 की पावर m इंटू n के इक्वल आपके नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि एक नेसेसरी है कि अगर आपका ए बी से रिलेट करता है, मतलब कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए दैट आर रिलेशन विद सम एलिमेंट ऑफ बी, ये जरूरी नहीं है कि ए का हर एलिमेंट आपके बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेट करे, या फिर बी का हर एलिमेंट आपका ए के हर एलिमेंट के साथ रिलेट करे। इसके कुछ टाइप्स आगे पढ़ेंगे जहां से आपको क्लियर हो जाएगा उसका रिलेट ना करना आपका क्या स्पेसिफिक नाम देके चला जाता है। उसके बाद अगर आपका रिलेशन आर है जो, अगर वो आपका सेम सेट के ऊपर बात करी जाए, मतलब एक रिलेशन ए से ए के ऊपर आप एक रिलेशन ढूंढते हो, तो इसका मतलब जो आर है वो आपका सबसेट हो जाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए का। ठीक है भाई, अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जो आपके पास ऑप्शंस में आपको मिलेगा भी क्वेश्चंस, वो किसके साथ, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन है किस टाइप्स का रिलेशन है, मतलब जैसे आपने सेट्स पढ़े थे उसी टाइप से कुछ फंक्शंस के टाइप बना दिए जाते हैं, उसी नाम से रिलेटेड आपको रिलेशंस के टाइप में जाते हैं। फर्स्ट है जो आपका वो कहलाता है वॉइड रिलेशन, दूसरा आपका कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, पहले ये दो बात करते हैं, उसके बाद हमारे 4-5 टाइप्स हो गए। वॉइड रिलेशन वो रिलेशन कहलाता है इफ, अगर आपका कोई भी एलिमेंट है किसका, सेट ए का, वो रिलेट नहीं करता किसके साथ, एनी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए के साथ। मतलब अगर मैं रिलेशन ए टू ए के बीच में देखूं तो ए का कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन। मतलब वो रिलेशन आपका किस टाइप का होगा, एम्प्टी रिलेशन, मतलब फाइव रिलेशन। वॉइड सेट पढ़ा था, वॉइड सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो वॉइड रिलेशन भी क्या होगा, जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं ना हो, वो क्या कहलाएगा, वॉइड रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, पीछे आप पढ़ के आए थे, यूनिवर्सल सेट और रिलेशन वही चीज एक्सटेंड कर दी, क्योंकि रिलेशन कहाँ से बना है, सेट्स के बीच में एक रूल के हिसाब से मैपिंग की है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल क्या होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर मैं ए के ऊपर रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, सेट ए के ऊपर मैंने क्या डिफाइन किया है, रिलेशन, सेट ए के ऊपर रिलेशन डिफाइन करते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन चेक करते हैं कि इस सेट ए का हर एलिमेंट इस सेट ए के साथ है रिलेट करता, तो वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब जो आर है वो आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल हो जाएगा, वो आपका कौन सा रिलेशन कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मैं एग्जांपल दूं वॉइड रिलेशन की और किसकी, यूनिवर्सल रिलेशन की,
अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन जो आपने सेट पढ़ा था, अगर हम वर्ड रिलेशन की बात करें, सेट ऑफ ऑल फीमेल्स मेंबर्स इन ए फैमिली, अगर आपको ये कहा जाए कि फैमिली के वो मतलब एक फैमिली ली, उसके अंदर आपने मेंबर्स लिए, लेकिन कौन से मेंबर्स लिए, सिर्फ फीमेल्स के मेंबर ले लिए, तो आप उसका एक रिलेशन ढूंढ रहे हो। मतलब रिलेशन क्या है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। मतलब पहली बात आपने क्या लिया, फैमिली। एक फैमिली के अंदर रिलेशन क्या डिफाइन किया, एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब एक्स वाई से किस रिलेट करना चाहिए, उसने कहा कि एक्स है जो आपका वो क्या होना चाहिए, इज ब्रदर ऑफ वाई, मतलब एक्स है जो वाई का क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए। अब एक सीधी सी बात सोचो, आपने जो सेट डिफाइन किया उसमें सिर्फ क्या है, फैमिली में सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है, अगर उसके अंदर सिर्फ फीमेल्स हैं तो एक फीमेल चाहिए, एक्स इज ब्रदर ऑफ, जो एक्स है वो किसका, वाई का भाई होना चाहिए। जब उस फैमिली में आपके पास कोई मेल जेंडर ही नहीं है तो आपका रिलेशन कैसे डिफाइन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो वो रिलेशन किस टाइप का हो जाएगा, वॉइड रिलेशन। अगर मैं इसी को यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूँ तो मैंने क्या कहा, इसके अंदर सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के सारे मेंबर्स ले, लेकिन उसमें रिलेशन किस डिफाइन कर क्या कि जो एक्स वाई से रिलेट किस प्रकार से है कि डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स का वाई के साथ मैंने क्या रिलेशन डिफाइन किया कि जो एक्स है वो वाई से किस तरह रिलेट करना चाहिए, एक्स इज मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 80 ले लिया। मैंने क्या कहा कि वो सारे के सारे मेंबर्स, मतलब वो सारे के सारे रिलेशन डिफाइन करने जिसकी डिफरेंस एज का डिफरेंस ले एक्स और वाई का, वो किससे लेस देन है, 80 से लेस देन है। इसका मतलब किसी का भी ले लो उसका एज डिफरेंस हमेशा किससे, 80 से तो कम आएगा। इसका मतलब किसी फैमिली के सारे मेंबर्स उस सेट के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो सेट आपका कैसा कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स और है रिलेशन के। सबसे पहले हम रिलेशन जो डिफाइन करते हैं, अभी पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन किया था आपने, एक था जो फंक्शन दे रखा था 1/4 - sin 2x वाला, उसमें आपसे एक रेंज और डोमेन पूछी गई थी। अब हम बात करते हैं रिलेशन के अंदर जो आप डोमेन होती है फंक्शन की, रिलेशन की, और जो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। मतलब डोमेन मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरी कुछ ना कुछ डोमेन होगी, मतलब कि मेरी डोमेन है कि मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरी एक पर्टिकुलर डोमेन है। डोमेन मतलब कि मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ पे मैं कोई भी चीज़ अपने तरीके से एडजस्ट कर सकती हूँ, मतलब वो मेरी फिक्स एक डोमेन है। रेंज की बात करी जाए तो मतलब जो चीज़ एक लिमिट हो जाती है लड़कियों के लिए कि आपकी यहाँ तक की एक लिमिट्स है, मतलब वो आपकी एक रेंज डिसाइड कर दे रही है अकॉर्डिंग टू फैमिली, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारे कुछ डोमेन और कुछ रेंज होती है किसकी, रिलेशन की। मतलब रिलेशन है, हमारे रिश्तेदार हैं तो हमारे जो रिलेटिव होती हैं, हमारे रिश्तेदार की एक डोमेन होती है, भाई हम वहाँ तक अपनी रिश्तेदारी निभा सकते हैं, मतलब हमारी रेंज है कि हम वहाँ तक रिलेटिव्स के जाते हैं। तो कुछ रिलेटिव के रिलेटिव आगे हो जाते हैं तो वहाँ पे हम जाना प्रेफरेंस नहीं देते। तो उसी तरह हमारी लाइफ में कुछ डोमेन और कुछ रेंज पर्टिकुलर डिफाइन हो जाती है। सेट ए से सेट बी के बीच में, ए से बी के बीच में आपने एक रूल डिफाइन किया था, जो आपका रिलेशन है या फिर जो एक रूल है, उस रूल का जो आपका पहला सेट होता है वो आपका क्या कहलाता है, रिलेशन की डोमेन। और जो आप एसोसिएट करते हो किससे, एक रूल के द्वारा ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट बनाए जाते हैं, वो आपने बनाए हैं, मतलब वो आपने एक डिसाइड किया है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो आपने बनाई है, मतलब जो आपने एसोसिएट किया है, वो आपकी क्या कहलाती है, रेंज। सिंपली हमारी डेफिनेशन, मतलब हमारी भाषा के अकॉर्डिंग। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज पढ़ोगे तो पता नहीं समझ नहीं आने वाली, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ उसमें क्या कहता है। अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर कोई भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो डिफाइंड होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इफ आर इज एक्सप्रेस्ड एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब आर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सच दैट कि जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका वो फर्स्ट सेट से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका सेकंड सेट से आएगा। लेकिन जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं, जो आपके फर्स्ट सेट में से जो एलिमेंट आपके पास आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन, और जो सेकंड के होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, रेंज ऑफ द एलिमेंट। अगर हम बात करें रिलेशन को इनवर्स रिलेशन के पास पहुंचने की, ठीक है,
आपके पास एक रूल के हिसाब से एक डोमेन ऑफ रेंज डिफाइन की। उसके बाद अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूँ आर सच दैट, आपने एक रिलेशन डिफाइन किया, वो रिलेशन जो 2 से डिविजिबल है, मतलब वो रिलेशन डिफाइन किया कुछ भी, मतलब पहले एक बार इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल से दोनों क्लियर करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन होता है ए रिलेटेड टू बी, इनवर्स रिलेशन फ्रॉम बी टू ए डिफाइंड अंडर द इनवर्स रूल। मतलब कि जैसे आपने एक रूल डिफाइन किया था आर जो ए से बी के ऊपर डिफाइन था, ठीक है, उसके बाद अगर आपको फिर से एक इनवर्स रूल डिफाइन करना पड़ जाए, उसी का उल्टा रूल, मतलब वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, बी रिलेटेड टू ए, तो ये आपका क्या कहलाता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को लिखते हो आर इनवर्स सच दैट, किसकी फॉर्म में होता है, बी ए, क्योंकि पहला एलिमेंट कहां से आएगा, डोमेन का काम कौन करेगा अब आपका, दिस इज डोमेन और दिस इज रेंज, बी ए सच दैट जो ए बी है वो किसके एलिमेंट है, रिलेशन के, क्योंकि रिलेशन का है तो उल्टा क्या, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि जो बी एलिमेंट है वो कहाँ का, बी का, और जो ए एलिमेंट है वो कहाँ का, ए का। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ए बी है अगर वो बिलोंग करता है आर के अंदर, ठीक है, कुछ एक नोट्स हैं वो देखिए, अगर आपका जो एलिमेंट है ए बी वो कहाँ से बिलोंग करता है, आर के अंदर से, इम्प्लाइड बाय इम्प्लाइड कि अगर मैं बी ए की बात करूँ तो बी आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। दूसरे की बात करते हैं, जो डोमेन होती है आपकी, इसमें देख लो, जो आपकी डोमेन होती है किसकी, डोमेन ऑफ आर, आर की डोमेन थी, लेकिन ये आर इनवर्स की क्या बन गई, रेंज ऑफ आर इनवर्स, दोनों क्या होंगी, इक्वल। थर्ड नोट यहाँ से खुद ही बना लो, जो रेंज होती है किसकी, रेंज ऑफ आर, मतलब जो रिलेशन की रेंज होती है वो आपकी डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है भाई, कुछ हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपके पास एक चीज और, जो आपका रिलेशन का इनवर्स होता है। अगर आप किसी चीज को एक बार उसका रिवर्स किया, फिर से आप उसका इनवर्स, देखो यहाँ से यहाँ पहुंचे तो इसका मतलब आपने एक रूल बना, फिर से आपने इसका क्या लिया, इनवर्स, ये एफ इनवर्स हो गया। अगर मैं इसको फिर से रिवर्स करूँ, मतलब इसका मैंने क्या लिया दोबारा, एफ इनवर्स से इनवर्स, तो ये वापस एफ की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब आर इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होगा, वापस उसी रिलेशन के। मतलब अगर किसी रिलेशन को 2 बार रिवर्स कर दिया जाए तो वो रिलेशन वापस किसके ऊपर पहुंच जाता है, उसी रिलेशन के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं 4 इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपने पढ़े भी हैं, पढ़े तो ये भी होंगे। उसमें आपके पास सबसे फर्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होता है सिमेट्रिक रिलेशन और एक आपका होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर इन तीनों रिलेशन, चारों में से 3 का सेट बना दिया जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उस तीनों रिलेशंस के सेट से आपसे पूछा जाता है कि वो तीनों को जो सेटिस्फाई करेगा, दिस कॉल्ड इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर उन तीनों में से एक ने भी, मतलब एक भी ना बना, या रिफ्लेक्सिव ना बने, सिमेट्रिक ना बने, ट्रांजिटिव ना बने, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनता। हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है आपका, दोनों में एक डिफरेंस है, इनमें देखने में सेम है लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है माइनर सा। उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की, और इन तीनों को कंबाइंड करके आपका बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी रिलेशन कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ अंडर आर। मतलब जब भी आपको एक रिलेशन बनाना है, आइडेंटिटी रिलेशन की क्या खासियत होगी, अगर आपने ए के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया, मतलब ए रिलेटेड टू ए,
इसका रिलेशन डिफाइन किया। इसमें क्या होगा कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो एलिमेंट है वो रिलेट करता है किसके साथ, इटसेल्फ, खुद के साथ, मतलब करता तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी है। इसकी भी कंडीशन क्या होती है, ए रिलेटेड टू क्या होता है, ए होता है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, ए रिलेटेड टू ए, खुद के साथ तो करता है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन लगा दी जाती है, ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब वो खुद के अलावा किसी और के साथ रिलेट करने की सोचता भी नहीं है। भाई वो खुद से रिलेट है, मतलब पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, पढ़ते हो, इंट्रा होता है, एक इंट्रो होता है, मतलब एक खुद में रहता है, एक दूसरों से रिलेट करता है। तो मतलब ये जो खुद से रिलेटेड रहता है, इंट्रापर्सनल टाइप्स की इक्वालिटी रखता है वो इंसान, तो मतलब वो क्या कहलाता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। अगर आपसे बात करी जाए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, मतलब अगर मैं कहूँ आइडेंटिटी रिलेशन को लिखेंगे कैसे, आई से रोटेशन करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए से रिलेट करता है, और ए कहाँ से बिलोंग करता है, रिलेशन के सेट में से। जब आपसे बात करी जाती है एक एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर आपसे कहा जाए कि एक रिलेशन है जो डिफाइन करना है वो आइडेंटिटी है या नहीं है, लेकिन आपने सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक सेट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने वो सेट कंसीडर किया, ए क्या है 1 2 3 4, तो इसका आप क्या बना रहे हो, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ, जो खुद से, सिर्फ खुद से करेगा, दूसरा किसी से नहीं करेगा। भाई 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए, और 4 से रिलेटेड होना चाहिए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ रिलेशन विद इटसेल्फ, मतलब जिसका रिलेशन खुद के साथ हो, मतलब इटसेल्फ रिलेट करता हो। बाकी उसने ये नहीं कहा कि ओनली हो गया तो दैट्स मैटर कि वहां पे वो सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन ही बनेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहता है कि वो रिलेशन, मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, तो इसका मतलब वो कहता है कि जो ए है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, ए बिलोंग करता है किसके अंदर, ए के अंदर। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर मैं इसका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन बनाने की कोशिश करूं, ये रिफ्लेक्सिव तो है बिल्कुल, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है, बट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो जरूरी नहीं कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। कैसे, देखो उसने कहा कि हम क्या बना रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, इसी सेट को लेके मैं एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रही हूँ, उसमें कंडीशन क्या होगी, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 1 2 से भी, 2 2 से, 1 3 से, या फिर 2 3 से, 3 3 से, और 4 4 से। इसका मतलब हमें क्या देखना होता है कि ये एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी, मतलब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स भी इंक्लूड होंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और जिसमें सिर्फ सेम टाइप्स के पेयर प्रेजेंट होंगे, सेम से रिलेट करने वाले होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन आपका क्या कहलाता है कि इसके अंदर ए बी से रिलेटेड है, मतलब अगर मैं जनरल लाइफ का एग्जांपल दूं, मान लो 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, मैं मतलब मेरा जो फ्रेंड है, मैं अगर वो मेरा फ्रेंड है, मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है, मतलब वो मेरी फ्रेंड है, ए रिलेटेड टू क्या है, बी, मतलब ए किसका दोस्त है, बी का दोस्त है, तो वो कह रहा है कि बी किसका दोस्त होना चाहिए, ए का दोस्त होना चाहिए। जनरल सी बात है, ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी किससे रिलेट करना चाहिए, ए से रिलेट करना चाहिए। अगर इसकी कंडीशन कहें, देन नेसेसरी टू मस्ट आर रिलेटेड, ए रिलेटेड टू बी। अगर मैंने कहा कि इसमें कंडीशन, अगर आपके पास ए कोई सेट था 1 2 3, अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें, इस रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, 1 1 हो गया, 1 2 1 3, 2 1 3 1, ठीक है, और 3 2, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ पे 1 2 प्रेजेंट है, मतलब ए 1 2 से रिलेट कर रहा है, तो 2 भी किससे रिलेट करना चाहिए, 1 से, तभी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन होगा, बिल्कुल कर रहा है। 1 3 से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 3 1 से रिलेट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अब जो आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हैं, अगर आपसे ये पर्टिकुलर कंडीशन देके पूछे कि ए बी से रिलेट कर रहा है,
तो आपको ये देखना है कि बी भी किससे रिलेट करना चाहिए, ए से रिलेट करना चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम कहते हैं कि अगर आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन की एक जनरल ट्रिक सी बताऊं, तो जो आपका आपने पिछले इनवर्स रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, जिस भी सेट का अगर रिलेशन और उसका इनवर्स रिलेशन दोनों बराबर हो जाए तो वो रिलेशन डेफिनेटली सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आर और आर इनवर्स होगा। आर में क्या चेक करते थे, ए बी चेक करते थे, और आर इनवर्स में क्या चेक करते थे, बी चेक कर रहे थे। ए बी से रिलेटेड है तो बी किससे रिलेटेड होगा, ए से रिलेटेड होगा। अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं जहां पे आर और आर इनवर्स दोनों इक्वल हो जाए तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन। एक और ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, एक होता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ यही मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। एंटी सिमेट्रिक में आपके पास एक कंडीशन होती है, उसने कहा कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, इफ फॉर एनी एलिमेंट ए बी, अगर कोई भी दो एलिमेंट है ए बी जो रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं, उसने कहा कि ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। When every A is R related to B, then B should not be R related to A. मतलब अगर आपका A B से रिलेट कर रहा है तो आपका जरूरी नहीं, मतलब B आपका A से रिलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पे सिमेट्री में क्या चेक करते थे, A रिलेटेड टू B है तो इम्प्लाई बाय B रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि B डजंट रिलेटेड टू A, वो आपका क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं हम किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपके पास तीन रिलेशन आ जाते हैं। अगर आपके पास मान लो तीन फ्रेंड है, ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए सी का फ्रेंड होगा, ऑब्वियसली हम क्या कह देते हैं भाई, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, तो इसका मतलब ए किससे रिलेटेड है, बी से, और बी एंड बी किससे रिलेटेड है, सी से। तो हम क्या कहेंगे कि ए किससे रिलेट होना चाहिए, सी से, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम बात करें कि एक रिलेशन जो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक होगा, और हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं वो कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। और जो रिलेशन, उसके बाद हम कहाँ पे थे, सॉरी भाई कुछ नोट्स याद आ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो। अगर रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है, विल नॉट बी सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक कभी भी नहीं होगा। उसके बाद वो कह रहे थे अगर वो सिमेट्रिक है वो जरूरी नहीं एंटी सिमेट्रिक होगा। उसके बाद जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो आपका डेफिनेटली क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन ठीक है वो जरूरी नहीं कि मतलब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो, कुछ केस में हो सकता है। उसके बाद एक और चीज बता देते हैं, ऐसा कोई रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो, ऐसा रिलेशन सिर्फ एक ही रिलेशन होता है। अगर पूछा जाए तो बता देना वो रिलेशन जो एंटी सिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक भी हो, ओनली वन इज वन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़े थे, ए बी से रिलेटेड है तो बी सी से रिलेटेड होता है, ए किससे रिलेट करना चाहिए, सी से रिलेट करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हम कहें कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो और जो सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, और प्लस में वो कैसा भी हो, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन के तीनों रिलेशन बन रहा है तो वो डेफिनेटली कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम किसके अंदर, फंक्शन वाले चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है किसके ऊपर, हमने क्या कहा कि जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है किसके ऊपर, ऑन सेट ए के ऊपर। तो जो हम इनवर्स डिफाइन करेंगे, आर इनवर्स होगा, वो भी आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इंटरसेक्शन लिया आपने किसकी, टू रिलेशन की, मतलब दो रिलेशन हो गए R1 R2। अगर आप उसकी इंटरसेक्शन लेते हो तो वो भी आपकी क्या बनेगी, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी। लेकिन जब आप उसकी यूनियन की बात करते हो, जो यूनियन होती है वो मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे फंक्शंस एंड फंक्शंस की टाइप्स। ठीक है,
अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। मैं अगर कहीं गलती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मोर शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।